हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 7 सेट का प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आप 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और आप कितना क्वेश्चन बनाए। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी दे सकते हैं। और इस तरह के आप वीडियो देखने के लिए हमारे शिक्षा सेवा फैमिली से जुड़ सकते हैं और आप शिक्षा सेवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय होता है, यानी सबसे कम रिजेक्टिव एलिमेंट बताना है। वो भी देखिए, जब भी क्वेश्चन में निम्नलिखित अगर आता है, इसका मतलब हमको 4 ऑप्शन में से ही चुनना रहता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चांदी, पोटेशियम, सोडियम, सीसा। तो इस चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चांदी क्या होता है? सबसे कम नहीं, इसमें चारों ऑप्शन में सबसे कम होता है रिएक्टिव। और बात कर ले अगर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है जो कि क्रियाशील है, तो कौन होता है? पोटेशियम। और सबसे कम में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा, उसके बाद प्लेटिनम। ये सभी क्या है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व होते हैं जो कि सबसे कम क्रियाशील होते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपसे क्या होता है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 kg वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है? तो देखिए, हमको वर्क बताना है, तो आप यहाँ पे सिंपल वर्क क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। अब देखिए, एफ यहाँ पे देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो साइकिल का वजन है कितना? 3 kg। तो फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद देखिए एस कितना मीटर विस्थापित हो रहा है? 10 मीटर। अब देखिए थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे? अगर कोई साइकिल है तो सड़क पर चल रहा है तो क्या होगा? उसका फोर्स गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, इसका मतलब नीचे की ओर फोर्स लगेगा। उसके बाद यह विस्थापित इस दिशा में हो रहा है 10 मीटर, तो 10 मीटर ही हो गया। और देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर। यानी cos थीटा का अगर मान रखेंगे तो कितना होगा? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 3 10। cos 90 का मतलब क्या होता है? 0। इस सभी में 0 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। यानी इसका मतलब हुआ कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तब किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0। और जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तब कार्य क्या होता है? पॉजिटिव। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तब कार्य क्या होता है? नेगेटिव। यानी कार्य पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। अब तीनों याद रखिएगा, तीनों कंडीशन अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, CO2 के 20 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ पे देखिए, हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी इस पर आधारित क्वेश्चन देखे थे और यहाँ पे भी क्वेश्चन है दूसरे इसी पे आधारित, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या होगा? हमको क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो देखिए मोल क्या होता है? W इन ग्राम बटा एटॉमिक वेट। यहाँ पे यौगिक है तब एटॉमिक वेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट। अब देखिए W कितना दिया गया है? 20 ग्राम। उसके बाद देखिए मोलिकुलर वेट, हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कार्बन का कितना है? परमाणु संख्या 6 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान देखिए यहाँ पे दिया है 12। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 32। अब 32 अब 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 44। यानी इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का? 44। इसको काटेंगे कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 10 22, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 5/11। अब देखिए 5 में हम 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.45, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसका लगभग मान देखेंगे कि कौन आएगा। 0.45 का मतलब क्या हुआ? लगभग 1/2, यानी 0.5। तो 0.5 देखेंगे किस में आ रहा है?
ऑप्शन नंबर डी, जो कि लगभग है 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा न्यूमेरिकल सीरीज भी चल रहा है। अगर आप न्यूमेरिकल को मजबूत करना चाहते हैं या एकदम आसान कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो आप उस सीरीज को भी जरूर देखें, ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई अम्ल किसी कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो तदनुसार लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? दोस्तों देखने में तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अम्ल, अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? कार्बोनेट के साथ। तो देखिए यहाँ पे सभी में यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे सभी ऑप्शन में कार्बोनेट भी है, अम्ल भी है। तो अभिक्रिया करके कह रहा है क्या क्या बन रहा है। देखिए लवण बना रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है? पानी यानी जल। तो देखिए किस किस में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे लवण तो बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन जल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए लवण है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस बाकी तीनों ऑप्शन है जिसमें लवण भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जल भी है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा इस कौन समीकरण सही है? तो अब सही समीकरण पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा समीकरण संतुलित है। चलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। इसमें देखिए सोडियम का कितना है परमाणु? 2 है। तो यहाँ भी देखिए 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे कार्बन, कार्बन कितना आ रहा है इसमें? 1। तो देखेंगे इसमें भी कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन देखेंगे इसमें कितना है? 3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। यानी अगर देखेंगे तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी ऑप्शन है जो कि इस अभिक्रिया का सही समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात कर ले ए और बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो देखिए दूसरा नियम क्या होता है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होता है वो किसके समानुपाती होता है? फोर्स के। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो दूसरा नियम को जड़त्व का नियम नहीं कहते हैं। किसके नियम को? न्यूटन के फर्स्ट नियम को कहते हैं। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है। दोस्तों ये भी गलत है। तीसरा देखिए त्वरण के प्रभावों को समझाने में सहायक है, ये भी गलत है। तो बच गया इसका चौथा आंसर, जो कि 2 परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। कौन? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। यहीं से बल का क्या होता है? व्यंजक भी प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन भी आ जाए कि बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से, और बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। अगला क्वेश्चन है अधिक विविधता डैश के प्रजनन से होती है। तो किससे होता है? लैंगिक प्रजनन यानी यौन प्रजनन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनों और जड़ों के डैश पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं। तो देखिए इसमें उत्तक दिया गया है कि कौन तनों और जड़ों के डैश पोषक तत्व को, पानी को मतलब जमा करके कौन रखता है? कौन सा उत्तक? तो कौन उत्तक जमा करता है? मृद उत्तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जाइलम जो पानी होता है उसको जड़ से लेके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे है ना, ये नहीं दिया, इसमें दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक अवतल दर्पण में कह रहा है कि समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए कोई भी अवतल दर्पण होता है, इसमें हम क्या क्या जानते हैं। यह क्या है? इसका ध्रुव, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे अनंत होता है। तो समान आकार का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो उसको कहाँ रखना पड़ता है? वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है त्वरण, यहाँ पे त्वरण है, त्वरण का प्रतिरोध करने के पिंड की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो त्वरण का जो प्रतिरोध की प्रवृत्ति होता है उसको हम लोग जड़त्व के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व।
यहाँ पे आप ऑप्शन से भी टिक सकते थे, इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए जड़त्व, जड़त्व जो कि किस पे डिपेंड करता है, मास पर, यानी द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो तत्व को, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तत्व का वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसके गुणों को सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग जानते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, जिसमें आपको बता दें डुब्रेनर, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव, उसके बाद लास्ट में मोसले के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री पर एक रिक्त बर्तन में इथेन और हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दाब का अंश क्या होगा। तो कुल दाब का अंश क्या होगा, तो अंश होता है, आप याद रख लीजिएगा, 15:16, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी पादप है। पादप मतलब पौधा, मतलब संवहनी का मतलब क्या हुआ कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली, यानी हमको पौधा बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सिलेया, जो कि संवहनी पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, 14 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 560 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या क्या डाटा दिया गया है। तो देखिए द्रव्यमान कितना केजी है, 14 केजी। उसके बाद देखिए स्थितिज ऊर्जा कितना दिया गया है, 560। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया गया है, 560 जूल। उसके बाद देखिए द्रव्यमान कितना है, 14। और देखिए जी का मान भी दिया गया है कितना, 10। ऊंचाई निकालना है तो h हो गया। अब इस जीरो से इस जीरो को हम काटेंगे, 14 चुका कितना हो जाता है, 56, यानी ऊंचाई कितना आ गया, 4 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग एकदम फॉर्मूला सेट कर रहे हैं और आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ऊष्मारोधी का उदाहरण है। अब देखिए ऊष्मारोधी निम्नलिखित है, इसका मतलब इसी 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एल्युमिनियम, कांच, तांबा, इस्पात। तो ऊष्मारोधी यानी किसमें ऊष्मा नहीं आ पाता है, तो किसमें नहीं आएगा, कांच यानी शीशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व ए, बी और सी दो वेराइनर का त्रिक बनाता है, यानी त्रियक नियम का पालन करता है। यदि तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान, देखिए 3 तत्व दिया गया है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 7 है। चलिए 7 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए सी का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 39। तो कह रहा है बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। और यह तीनों तत्व किसका पालन कर रहा है, तिर्यक नियम का पालन कर रहा है। तो देखिए हम लोग तिर्यक नियम का क्या जानते हैं कि जो किनारे किनारे वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होता है वह बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। चलिए औसत निकालने के लिए हमको क्या करें, इसको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 39 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46, बट्टा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 23। 23 यानी बी जो तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 23। और 23 नंबर किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो सोडियम का। लेकिन तत्व नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23। अगला क्वेश्चन है, चांदी पर डैश कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है, यानी चांदी पर जो संक्षारण होता है वो किस कोटिंग का होता है, किसका होता है, काले रंग का। यानी जब हम चांदी को हवा और नमी की उपस्थिति में जब छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद, यानी कुछ दिनों बाद इस पर काले रंग का परत चढ़ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सोना चांदी क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है। अब देखिए एड्स, सबसे पहले आपको बता दें एड्स क्या होता है, एक वायरस जनित रोग होता है। और किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। तो इसमें एड्स और आप
का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और किस वायरस से होता है, HIV से। तो HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो हम लोग इसका भी फुल फॉर्म जान लिए और इसका भी फुल फॉर्म जान लिए और किससे होता है ये भी जान लिए। अगला क्वेश्चन है, जीवों में भिन्नता से डैश होता है, यानी जीवों में भिन्नता से क्या होता है, उत्पत्ति का जटिल रूप उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए भार कितना दिया गया, 98 न्यूटन, यानी देखिए डब्ल्यू दिया है, वेट कितना 98 न्यूटन। उसके बाद जी का मान तो दिया ही कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है द्रव्यमान, यानी एम इक्वल टू वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। डब्ल्यू कितना दिया है, 98 न्यूटन। उसके बाद देखिए एम तो निकालना ही है, जी का मान कितना रखेंगे, 9.8। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएगा 10 और यहाँ 98 से इस 98 को काटेंगे, बच गया 1। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10। और एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 किलोग्राम। आप 10 न्यूटन नहीं मारिएगा, क्योंकि द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है, इसलिए हम लोग 10 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। तो जितने भी फार्मूला हम लोग देखते हैं आप उसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब डैश एटीएम होता है, यानी कितना एटीएम होता है। तो कितना एटीएम होता है आप याद कर लीजिए, 1 एटीएम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बता दें आपको 1 एटीएम बराबर कितना होता है, तो 1.0135 गुने 10 के पावर 5 पास्कल होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.0135 गुने, देखिए 10 के पावर 5 पास्कल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बार। तो अब बार, एटीएम या पास्कल, तीनों में आपको यहाँ से रिलेशन भी पता चल पाएगा, और आप इस डाटा को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है। तो देखिए यहाँ पे आयाम, यानी इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे देखिए कोई ध्वनि है वो इस तरह क्या करती है, गमन करती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम विस्थापन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। यहाँ पे आयाम यह हो जाएगा, यानी आयाम क्या निर्धारित करता है, ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, यानी लाउडनेस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जितना ज़्यादा आयाम होगा उसका प्रबलता भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका आयाम कम होगा उसका लाउडनेस भी कम होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं की श्रृंखला होती है। तो देखिए मतलब सिलिकॉन में कितना परमाणु की संख्या है जो कि हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना सकता है। तो आपको पता है कि S7 और S8 यानी 7 परमाणु या 8 परमाणु ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, यौगिक बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 या 8 परमाणु। अगला क्वेश्चन है, किस सेल ऑर्गेनल, यानी ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, अंग, यानी किस सेल ऑर्गेनल को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज आप ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, और जो कोशिकाओं में जो ऊर्जा का ऑक्सीकरण होता है वह किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। और आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो देखिए पौधे को मजबूती प्रदान करता है इस निम्नलिखित, मतलब 4 ऑप्शन में सी बताना है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षी ऊतक, जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक के नाम से भी
जानते हैं। दृढ़, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दृढ़, दृढ़ का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो क्वेश्चन में भी है मजबूती कौन प्रदान करता है? तो दृढ़ ऊतक या रक्षी ऊतक। यह पौधों को सहारा भी प्रदान करता है और मजबूत भी बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, पौधे की जड़ों की अधिचर्म कोशिकाओं में किसके होने से उनकी अवशोषण सतह बढ़ जाती है? तो किसके होने से? मूल रोम के होने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल रोम के होने से जो अवशोषण सतह होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए और शिक्षा सेवा चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।